मुजफ्फरनगर पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग कर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को लोन दिलाने या नकद रकम का लालच देकर उनके बैंक खाते खुलवाते थे और पासबुक, एटीएम कार्ड व अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 7 एटीएम कार्ड, 4 फर्जी आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 3 बैंक पासबुक, 8 मोबाइल फोन और 1 कार बरामद हुई है। पुलिस अब इस गिरोह के आगे और पीछे के नेटवर्क की जांच में जुटी है। देखिए 15/6/26 को थाना सिविल लाइन में एक फरजाना नाम की महिला द्वारा एप्लीकेशन दी जाती है कि उनको जो है उनका सारा जो एटीएम कार्ड है और बैंक का पासबुक है, चेकबुक है, पिन है, सब जो है कुछ व्यक्तियों द्वारा ले लिया गया है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और तथा उनका खाते का जो खाता था उस खाते में जो है फ्रॉड के पैसे आ रहे हैं। इस शिकायत पर थाना सिविल लाइन में एक मुकदमा 147/26, 318, 336, 338, 340 और 61 BNS के तहत पंजीकृत किया गया, जो फ्रॉड का मुकदमा होता है। उस मुकदमे के आधार पर जब थाना पुलिस सिविल लाइन तथा सर्विलांस और साइबर थाना के माध्यम से इसकी तफ्तीश की जाती है। इसमें 4 लोगों का नाम प्रकाश में आता है। तमाम तरह के फुटेजेस जो सीसीटीवी कैमरे के देखे गए, एटीएम जो मशीन लगी हुई है उनके फुटेजेस देखे गए, तो इसके आधार पर 4 लोगों के नाम प्रकाश में आते हैं। आर्यन तोमर, बादल राणा, आशु त्यागी, नवनीत त्यागी, ये सब बड़ौत दोघट बागपत के रहने वाले हैं तथा एक आर्यन तोमर इसमें बड़ौत का रहने वाला है। आशु त्यागी अमरोहा का रहने वाला है तथा नवनीत त्यागी भी अमरोहा का रहने वाला है। तो 2 एक गांव के हैं और 2 एक अलग अमरोहा के रहने वाले हैं। इस प्रकार से 4 लोग गिरफ्तार किए गए। इनसे पूछताछ से उन्होंने स्वीकार किया है कि ये गरीब लोगों को टारगेट करते हैं, सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं, गरीब महिलाएं खासकर, जिनको उन सर्टेन अमाउंट दे करके उनका खाता खुलवाते हैं। खाता खुलवाने के बाद उनका सारा जो किट होता है बैंक से संबंधित, चाहे वो पिन हो, चाहे पासबुक हो, चेकबुक हो, उनका एटीएम हो, उनका सब कुछ अपने कब्जे में ले लेते हैं। उनको सर्टेन अमाउंट उसके बदले में देते हैं। उसके बाद उन्हीं खातों में फ्रॉड का जो पैसा ये लोग साइबर फ्रॉड करते हैं उसमें पैसा आता है। इस प्रकार से इन्होंने अब तक जो इनके खातों में जो देखा गया है, चेक किया गया है, 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ तक का पैसा इनके ट्रांजैक्ट हुआ है और विभिन्न प्रकार के एटीएम से जाकर के पैसा निकाल लेते हैं और कभी कभी ये टेलीग्राफ ऐप के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी जो यूएस डॉलर होता है उसमें भी इसको परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा जो बैंक का अकाउंट जो लेते हैं या बैंक का किट लेते हैं, ये दिल्ली में इन्होंने पूछताछ से भी स्वीकार किया है कि दिल्ली में किसी व्यक्ति को देते हैं, जिसके आधार पर जो है वो वहाँ से पैसा और विभिन्न प्रकार के पूरे तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, तमाम तरह के जो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र से, यूपी से, हरिद्वार से, मतलब उत्तराखंड से, ऐसे तमाम जो है जगहों से इनका जो NCRP पोर्टल जो होता है उस पर देखा गया कि तमाम इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। इस प्रकार से एक बड़ा फ्रॉड का गैंग है जो पकड़ा गया है, ये सिविल लाइन पुलिस द्वारा साइबर थाने के सहयोग से। इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए इन 4 को जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर में एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी, धर्म परिवर्तन और लाखों रुपए हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता राजबाला सिंह का आरोप है कि वर्ष 2016 में उनकी मुलाकात खुद को राजीव बालियान बताने वाले एक व्यक्ति से हुई। भरोसा जीतने के बाद उसने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाद में मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कराया और अपना नाम अशफाक बताया। महिला का आरोप है कि इस दौरान उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, नमाज पढ़वाई गई और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने मकान बनाने के नाम पर उससे करीब 30 लाख रुपए लिए, जो उसने अपने नोएडा स्थित फ्लैट पर लोन लेकर दिए थे। बाद में पैसे लौटाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उसे अपना फ्लैट तक बेचना पड़ा। शिकायत में महिला ने यह भी दावा किया है कि आरोपी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से खुद को हिंदू बताकर लोगों को गुमराह करता है। महिला ने SSP से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल यह आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। मामले में पुलिस की जांच और आधिकारिक कार्रवाई का इंतजार है।
एक राजू एसफाक है। पहले उसने मेरे को बोला राजीव बालियान हूँ मैं, पीने गांव का हूँ मैं। और फिर उसके बाद ने जो है मेरे साथ धोखा किया। कलिया शरीफ में ले जाकर मेरे से निकाह किया, अपने घर में ले जाके मेरे को नमाज पढ़ाई, रुआवजा में कुछ पिलाया उसने मेरे को। और फिर उसकी 2 बेटियां थी वहाँ पे और बेटे थे वहाँ पे। उन्होंने जबरन मेरे से नमाज पढ़वाई और जब से मैं परेशान हूँ कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। कब से ये मामला है, कब आप उनके संपर्क में आए? तो काफी टाइम हो गया है, लेकिन अब 3 साल से मैं नहीं थी, क्योंकि जब चुनाव लड़ा उसने, मैं बोलने का ही था कोई जिसने मेरे को व्हाट्सएप पे वो पिक भेजी, बनकर देखना वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो करे नहीं, वो हिंदू नहीं है, वो पमलन है। ओके, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। तो नहीं, उसके बाद फिर वो चुनाव लड़ा ना उसने, तब मेरे को मालूम हुआ। लेकिन मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। रुआवजा पिलाया था उस टाइम इन्होंने, उसकी बेटी लेकर आई थी, गर्मी थी, मेरी गाड़ी खराब हो रही थी, पुल के नीचे ठीक होने गई। वो बोला घर पे बैठो जब तक। तो मेरे को बस वही मेरे को इतना नहीं मालूम सलमान का। पुलिस को अब बताया मैंने, क्योंकि मैं सोच रही थी कि घुट घुट के मर रही हूँ मैं। समाज में रहना, मेरी बेटियां हैं, उनको किसी को मालूम होगा तो क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि वो बहुत महिलाओं के साथ भी ऐसा कर रहा है कि जितनी विधवा है उनको सब लूट रहा है। मेरे को मालूम हुआ है, तब मैं बाहर निकल के आई। देखिए, हमारे हिंदू समाज की बहन जिसके साथ धर्मांतर लव जिहाद हुआ है, आज हिंदू संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला और हमने पीड़ित बहन के वो न्याय दिलाने के लिए मांग की। कप्तान साहब ने मैं आश्वस्त किया, तुरंत उसमें मुकदमे के आदेश कर दिए गए हैं, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो छांगुर गैंग के जो कीड़े हैं और ये यहाँ पर फन उठा रहे हैं मुजफ्फरनगर में, आप देख रहे हैं शामली जनपद में भी क्या माहौल है। तो हमें पूरी उम्मीद है जनपद की पुलिस इन छांगुर गैंग के कीड़ों को रगड़ रगड़ कर यहाँ से साफ करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। पीड़ित बहन को न्याय मिले। ये तो इनका बड़ा गेम है, माइंड वॉश जो ये करते हैं। और राजीव बालियान बताकर, राजू बीजेपी के नाम से अपनी सारी सोशल मीडिया पर उसने आईडी बनाई हुई है। ये एक तरह से ट्रेनर होते हैं, इनके लिए ट्रेंड करते हैं और कई कई साल तक व्यक्ति को पता नहीं लगता। ये तो 2021 में जैसे ही प्रधानी का चुनाव आया तो एक पोस्टर उसका कहीं से निकल के आया तो इन्हें पता लगा। जब तक इनके साथ इनका शोषण हर तरीके से हो सका था, इनकी प्रॉपर्टी भी गिरवी रखा के उसमें से बैंक से लोन निकलवा के उसने खा लिया 300 लाख रुपए का। तो हमारी जो मांग है कि उससे उनकी भी वसूली हो, तो पैसा इससे हड़पाए महिला से हमारी बहन। देखिए, उसने कई नामचीन बदमाशों के साथ फोटो इन्हें भेजे, पिस्टल और रिवॉल्वर के साथ भी फोटो भेजे, समय समय पर धमकाता रहा। ये अपने परिवार की जान को खतरा देखते हुए और चुप रही। अब जाके योगी सरकार में इन्होंने हिम्मत करी। अभी हमारे कई लोगों के पास मदद के लिए गई, किसी ने मदद नहीं की। हिंदू संघर्ष समिति अपनी बहन की लड़ाई के लिए। मुजफ्फरनगर के तीर्थ नगरी शुकतीर्थ में आगामी 28 जून को होने वाले स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। विशाल सत्संग और शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बुधवार शाम आश्रम परिसर और गंगा घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संत शिरोमणि रविदास एवं सतगुरु समनदास आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी गोवर्धन दास महाराज और व्यवस्थापक संदीप दास के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। प्रशासन ने सत्संग स्थल, समाधि स्थल और शोभा यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अतिरिक्त पुलिस बल और स्वयंसेवकों की तैनाती, भीड़ नियंत्रण, सीसीटीवी निगरानी, अग्निशमन, स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस, मोबाइल टॉयलेट, पेयजल और खोया पाया केंद्र जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रशासन, एसपी देहात, एसडीएम जानसठ, सीओ, थाना प्रभारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और आश्रम प्रबंधन के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का उद्देश्य है कि हजारों
श्रद्धालुओं की मौजूदगी में यह धार्मिक आयोजन पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। जैसा आप लोग अवगत हैं कि यहाँ 27-28 तारीख को बहुत बड़ा संत समागम होता है, 28 जून को। तो उसकी तैयारियों के संदर्भ में यहाँ सभी अधिकारी, पुलिस विभाग के, रेवेन्यू विभाग के, अन्य विभाग के सभी अधिकारी यहाँ आए हैं। हमारा ये प्रयास है कि सभी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई असुविधा न हो और उनके लिए जो बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं, वो सारी उपलब्ध कराई जाए। इसी के लिए मीटिंग की। वो तो बहुत बड़ी संख्या होती है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि विगत वर्षों में बहुत भीड़ हुई थी, लगभग लाख लोग थे, उससे अधिक भी हो सकती है। नहीं, उसको हमने निरीक्षण किया है। कल उसको विभागीय अधिकारियों बुला करके उसकी समीक्षा कराई जाएगी और जो भी नियम विरुद्ध होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चर्चित कुमार मेडिकल स्टोर के कैशियर जानकी दास हत्याकांड में गिरफ्तार 2 आरोपियों के साथ पुलिस कार्रवाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस हिरासत में लाए जा रहे दोनों आरोपियों ने रास्ते में भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक हत्या के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस दूसरे राज्य से चंडीगढ़ लेकर आ रही थी। इसी दौरान धनास इलाके के पास पुलिस का वाहन अचानक एक पेड़ से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और इसी का फायदा उठाकर दोनों आरोपी पुलिस हिरासत से भागने लगे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को कई बार रुकने और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई, लेकिन जब उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर भागने का प्रयास जारी रखा तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए फायरिंग की। पुलिस की गोली दोनों आरोपियों के पैरों में लगी, जिसके बाद उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया। घायल आरोपियों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की कड़ी निगरानी में हैं। वहीं पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। पुलिस वाहन हादसे के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में आरोपी भागने में सफल हुए और पुलिस को गोली चलाने की नौबत क्यों आई। फिलहाल हत्याकांड और हिरासत से फरार होने की कोशिश, दोनों मामलों में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष और प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजधानी में सेवा, सुविधा और समाधान थीम के तहत विशेष जन कल्याण शिविरों की शुरुआत की है। इन शिविरों का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचाना है। राजधानी के 42 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जा रहे ये शिविर 18 से 20 जून तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। यहाँ नागरिकों को राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, ई-श्रम कार्ड, जनधन खाता, वोटर आईडी सहित कई सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से मिले। उन्होंने बताया कि शिविरों में आवेदन, पंजीकरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस पहल से आम नागरिकों का समय बचेगा, प्रक्रियाएं आसान होंगी और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचेगा। दिल्ली में 42 जगह पे ये जन कल्याण शिविर हमने लगाए हैं। मोदी जी के 12 साल की सरकार और दिल्ली सरकार के 1 साल, यहाँ पर दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। चाहे वो पिंक कार्ड हो, चाहे वर्षों बाद खोले गए राशन कार्ड हो, पेंशन हो और लेबर कार्ड हो, स्वनिधि योजना है, मुद्रा योजना है और आशा जो हमारे हेल्थ कार्ड हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे। लोग अपने कागज दस्तावेज लेकर के यहाँ आ सकते हैं। यहाँ जल बोर्ड विभाग का, हाउस टैक्स विभाग का, सभी विभागों ने अपने अपने काउंटर लगा करके जनता के बीच में पहुंच के उनकी मदद के लिए यहाँ पे ये शिविर लगा है। ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरीके से जनता के द्वार और जनता की सेवा करने के लिए जन कल्याण शिविर मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली विकसित दिल्ली के रूप में आगे बढ़ेगी, विकसित भारत के साथ मिलकर।
छत्तीसगढ़ के बालोद में नवगठित नगर पंचायत पलारी का शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खाद बीज की किल्लत, कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की। वहीं चुनाव याचिका से जुड़े मामले में हाईकोर्ट द्वारा उनकी अर्जी खारिज किए जाने पर भी भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। राजनीतिक हलकों में भूपेश बघेल के इस बयान को आगामी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आज नगर पंचायत पलारी में भाई यानी साहू और पूरे सभी पार्षदों के शपथ ग्रहण में हमारे साथ दीपक बैज जी और तमाम पड़ोस के विधायक अनिला भेड़िया जी, भाई सी डेरिया जी, अंबिका मरकाम और धमतरी के विधायक साहू जी, सावित्री मंडावी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और सब लोगों ने चुनाव में काम भी किया था। एक बड़ी सफलता मिली है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव है पलारी का, वो आने वाले चुनाव का संकेत दे रहा है, जो आम चुनाव है। बिहार के गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गंडक नहर का बांध टूटने से कई गांवों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बरौली प्रखंड के कहला बिसुनपुरा इलाके में यह घटना उस समय हुई जब गंडक नहर में पानी छोड़ा गया था। बांध टूटते ही तेज रफ्तार से पानी आसपास के गांवों की ओर बढ़ने लगा। अचानक बढ़ते जलस्तर को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। घटना की सूचना मिलते ही नहर विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने हालात का जायजा लेने के बाद तत्काल पानी का प्रवाह बंद कराया और युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और अगले 2 से 3 दिनों के भीतर बांध की मरम्मत पूरी कर ली जाएगी। साथ ही प्रभावित क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। बरौली प्रखंड के कहला गांव में जो सारण तटबंध है, उसका एक साइड का तटबंध ब्रिज कर गया है, तो उसकी अभी सारण प्रमंडल जो है, जो नहर प्रमंडल, उससे बातचीत चल रही है, किया है। सब सुबह से ही, जब से ब्रिज हुआ तब से ही व्यूहात्मक कार्य चल रहा है और ये भी हम लोग सुनिश्चित किए हैं कि जो अब पानी उसमें तत्काल नहर में नहीं छोड़ा जाए, कैनाल में, और जितना पानी है वही पानी सेट हो रहा है और ताकि तुरंत ही आज शाम तक ही हम लोग जो ब्रिज हुआ है उसको रोक सके और पानी का जो बहाव विपरीत दिशा में हो गया है उसको बंद किया जा सके। तो पूरी टीम वहाँ एकदम दिन रात लगी हुई है और आशा है कि आज शाम तक बंद। सुबह सुबह ओपी राजभर जी ट्वीट करते हैं और शाम को केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात की स्ट्रेटजी। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए की काट के लिए पीडीए के नेताओं को सामने खड़ा किया है। पहले राजभर, फिर मौर्य, अभी निषाद भी आएंगे, उसके बाद अनुप्रिया पटेल आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई भी ठाकुर, ब्राह्मण या उच्च जाति का व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाओ और उस पर राज करो। यह पूरी कहानी। अब समझिए 25-26 की गिनती कहाँ से आई, क्योंकि 37 सांसदों को तोड़ने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत का आंकड़ा आता है 25, इसलिए 25 गिनती करके बोल रहे हैं। अब आती है तीसरी बात, क्या टूट हो रही है? तो मैं जानना चाहता हूं कि केशव जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, वो बात ठीक है, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी ना पाके आप स्कूल के मंत्री रह गए, लेकिन तब भी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप हमारे पीडीए परिवार के हैं, लेकिन कम से कम इन भाजपाइयों की चालों में मत आइए। दारा सिंह चौहान आपके कैबिनेट मंत्री थे, वो धर्म सिंह सैनी आपके कैबिनेट मंत्री थे, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके कैबिनेट मंत्री थे, ओपी राजभर आपके कैबिनेट मंत्री थे, और ऐसे 15 और विधायक जो 2022 के चुनाव के पहले सरकार में रहते हुए समाजवादी पार्टी में आए थे। हमने उनका स्वागत किया था। और आपके कम से कम 50 विधायक, मैं गिनती के साथ बोल सकता हूँ, 50 विधायक इस समय समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। उनको बचाइए। समाजवादी पार्टी सबका स्वागत करती है और तैयार है। ये ना हो जाए कि दूसरों की बात करते करते अपना ही घर लुट जाए, आपको पता ना चले।